हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 21 निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन एक कला है। निबंध लेखन के माध्यम से हम अपने विचारों को लिखित रूप देते हैं। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि निबंध से संबंधित जो समय सीमा है उसी को ही हम उसमें लिखें। निबंध में कोई भी बात को बार बार न दोहराएं। आइए शुरू करते हैं। निबंध दो शब्दों से बना है, नि और बंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से गुथा हुआ या अच्छी तरह से बंधा हुआ। नपे तुल्य शब्दों में अधिक भाव व्यक्त करना ही निबंध का मुख्य उद्देश्य है। किसी विद्यार्थी के ज्ञान और भाषा कौशल को जानने की यह बहुत अच्छी विधि है। निबंध पढ़ते ही जो परीक्षक होते हैं वो परीक्षार्थी की योग्यता और क्षमता का अनुमान लगा लेते हैं। निबंध में गागर में सागर, यानी बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा सार भरने की ताकत होती है। यहाँ पर हमें कुछ निबंधों के उदाहरण दिए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला निबंध है हमारा जन धन योजना। भारत में निर्धन लोगों के खोले गए खातों के सभी लाभ को देने और बैंक खातों से उनको जोड़ने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक खास तौर पर योजना बनाई गई। खाता खोलने वाली इस पैसे बचत स्कीम है जनधन योजना। इस योजना का नाम क्या है? जनधन योजना। भारतीय स्वतंत्रता दिवस से 2 सप्ताह बाद 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। बैंक से उनके लाभ से सभी भारतीय नागरिकों को जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय चुनौती के रूप में इस खाता खोलने वाली और मुद्रा बचत योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में एक सफल योजना बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी बनाए गए। बैंक खातों के महत्व के बारे में जागरूक बनाने के साथ ही बैंक खाता खोलने के फायदे और प्रक्रिया के बारे में भी उनको समझाने और लोगों के दिमाग को इस ओर खींचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60,000 कैंप लगाए गए ताकि लोग इस योजना को जान सके। इसे प्रधानमंत्री जनधन योजना भी कहा जाता है, जो कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम भारतीय लोगों के लिए कुछ अवसर बनाने के लिए संपत्ति योजना है। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई ये योजना गरीब लोगों को पैसा बचाने के समक्ष बनाई गई है। यहाँ रहने वाले लोगों को स्वतंत्र बनाना ही सही मायने में एक स्वतंत्र भारत बनाना है। भारत एक ऐसा देश है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पिछड़ेपन की स्थिति के कारण अभी भी भारत एक विकासशील देश है, जो अभी भी विकास कर रहा है। अशिक्षा, असमानता, असामाजिक भेदभाव और बहुत से सामाजिक मुद्दों की वजह से भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की दर उच्च है। यानी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनकी दरें ज्यादा हैं। ये बहुत जरूरी है कि पैसा बचाने की आदत के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े, जिससे भविष्य में कुछ बेहतर करने के लिए वे फ्री हो और उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़े। बचत किए गए पैसों की मदद से वे बुरे दिनों में भी किसी के सहारे अपनी मदद कर सकते हैं। जब भारतीय बैंक के पास अपना खाता होगा
जब प्रत्येक भारतीय के पास में अपना खाता होगा तब वे पैसों की बचत के महत्व को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो इस निबंध के अंतर्गत हमने इस योजना के लाभ, इसके फायदे, ये कैसे प्रारंभ हुई, क्यों प्रारंभ हुई, ये सब छोटे से शब्दों में, एक थोड़े से शब्दों में आ गए। आइए अब हमारा दूसरा निबंध पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के 145वें जन्म दिवस पर नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। इस महत्वाकांक्षी अभियान में सड़कें, बाजारों और रिहायशी स्थानों में झाड़ू लगाना और इस स्थान से कूड़ा करकट, मलबा और अनाधिकृत अतिक्रमण हटाना शामिल था। इसमें क्या था? कूड़ा करकट हटाना और ये सब कुछ अतिक्रमण जो कब्जा कर लिया जाता है उसको हटाना था। इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक देश को स्वच्छ बनाना है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण यानी टॉयलेट्स बनाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों और सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि इसमें सम्मिलित है। इस मिशन के उद्घाटन पर लगभग 30 लाख स्कूल और कॉलेज के छात्रों और सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने स्वयं सड़क को साफ करके की थी। इस अभियान की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने खुद ने सड़क साफ की थी। इस मिशन में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए गए 9 सदस्य थे। सलमान खान, अनिल अंबानी, कमल हसन, कॉमेडियन कपिल शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर, शशि थरूर और प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम, ये 9 सदस्य इसमें नामित किए गए थे। भारतीय फिल्म अभिनेता आमिर खान को इसके शुभारंभ पर उन्हें आमंत्रित किया गया। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा कई ब्रांड एम्बेसडर को भी चुना गया, जिनकी स्वच्छ भारत अभियान को अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ और प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी थी। 8 नवंबर 2014 को उन्होंने कुछ और लोगों को इससे जोड़ दिया गया। इनमें कौन कौन वो लोग थे? मोहम्मद कैफ, ये क्रिकेटर है, सुरेश रैना, अखिलेश यादव, स्वामी रामभद्राचार्य, कैलाश खेर जो एक गायक है, राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है, मनु शर्मा, देवी प्रसाद द्विवेदी और मनोज तिवारी, ये इसमें सम्मिलित हो गए। और 25 दिसंबर 2014 को सौरभ गांगुली, किरण बेदी, रामोजी राव, सोनल मानसिंह, पद्मनाभ आचार्य आदि को भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना लिया गया। प्रधानमंत्री ने बीते स्वाधीनता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए स्वस्थ भारत जन आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में महात्मा गांधी को 150वीं जयंती के अवसर पर भारतवर्ष को पूर्णतः साफ सुथरा दिखाना हो। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति ही ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार बेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ाने के द्वारा स्वच्छता को समस्याओं का समाधान करेगी। स्वच्छ भारत आंदोलन पूरी तरह से देश की आर्थिक ताकत के साथ में जुड़ा हुआ है। तीसरा निबंध हमारा आता है मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर का महत्व। आधुनिक युग में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। ऐसा लगता है कि भविष्य में मनुष्य हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और सभी कंप्यूटर
कार्य करेंगे जो खुद से खुद संचालित होंगे। कल कारखानों, व्यापारिक संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, चिकित्सालयों आदि में सभी जगह कंप्यूटर की महिमा दिखाई पड़ती है। रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर के बिना टिकट बुक नहीं किए जाते। बैंकों में कंप्यूटर के बिना कोई भी काम नहीं होता। कंप्यूटर वास्तव में आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बन गई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब तो सुपर कंप्यूटर का निर्माण कर लिया है। भारत में भी क्या बन गया है? सुपर कंप्यूटर। आज के समय में देश के विकास के परमाणु टेक्नोलॉजी की अपेक्षा सुपर कंप्यूटर का महत्व बहुत ज्यादा है। परमाणु की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? कंप्यूटर्स की। सुपर कंप्यूटर परम 1001 खंड में 1 खरब गणितीय गणनाएं कर सकता है, यानी ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तेज होता है। इससे मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान से संबंधित पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तेल और प्राकृतिक गैसों के भंडारों का भी पता चलता है। दूर संकेती आकलन करने, अस्पतालों और चिकित्सा संबंधी नवीनतम जानकारी और भौगोलिक सूचनाओं से संबंधित जानकारी इससे हमें मिलती है। इसके साथ सामरिक सत्र में भी भारत लंबी छलांग लगा सकता है। भविष्य में ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि लड़ाई सेना के साथ में नहीं, जबकि कंप्यूटर जो वैज्ञानिक बनाते हैं उनसे लड़ी जाएगी, यानी कंप्यूटर अब युद्ध भी लड़ सकते हैं। विकसित देशों की तरह जब पूरी तरह सूचना तकनीकी पर निर्भर हो जाएगा तो कई शत्रु देश या आतंकवादी ग्रुप कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण कर सकते हैं। इस तरह बैंकिंग और आर्थिक आदान प्रदान कंप्यूटर से बाधित किया जा सकता है। स्थल सैनिक यानी जमीन वाले जो सैनिक हैं, अधिकारी के अनुसार भविष्य में किसी देश को तहस नहस करने के लिए टैंकों, लड़ाकू विमानों, तोपों और मिसाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि राष्ट्रीय सूचना ढांचा यानी NII पर ही कंप्यूटरकारी आक्रमण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, यानी कंप्यूटर को मिटाने की कोशिश की जाएगी। मानव जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए कंप्यूटर में असीमित संभावनाएं हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है जहां कंप्यूटर व्यवहार में लाया न जा रहा है। अब है हमारा चौथा, प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण नए युग में महात्रासदी का रूप धारण कर चुका है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु, जल, भोजन और ध्वनि का प्रदूषण विश्व नगरों और बड़े कस्बों में अपनी विकराल शक्तियों व सीमाओं का प्रदर्शन कर रहा है। हमारे जनजीव, हमारे वन, जीव जंतु और जीवाणु, संसार के छोटे छोटे नागरिक भी इस त्रासदी के शिकार बनते ही जा रहे हैं। वायु में प्रदूषण कारखानों और घरों के चूल्हों से फैलता है। यह प्रदूषण मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इसके कारण नगरों में रहने वाले लोग फेफड़ों के कैंसर, दमा, आंखों के रोगों के शिकार लगातार बनते जा रहे हैं। प्रदूषण से ये लगातार बीमारी बन रही है। पूरे भारत की नदी और नाले कारखानों व मानवों के द्वारा गंदे नालों के पर प्रयोग में लाए जाते हैं। गंगा एक दूषित जलधारा बन गई है और अन्य मुख्य नदियों का भी यह हाल दूषित जल पीने व नहाने के काम में आता है। और फलस्वरूप हैजा, वायरल बुखार, आंत्रशोथ व रोबियासिस जैसे भयंकर रोग मानव को जकड़ लेते हैं, यानी मानव को ये बीमारियां हो जाती हैं।
विषाक्त जल यानी विषाक्त यानी विष से विषयुक्त जो जल होता है वो विषाक्त है। विषाक्त जल भोजन को भी प्रदूषित करता है। इसके अलावा भोजन हवा, खादों व रसायनों की वजह से भी दूषित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक नेप शहरों व मुख्य राजमार्गों पर नजर आता है। अधिक शोर की वजह से हजारों व्यक्ति अपनी श्रवण शक्ति यानी जो सुनने की जो क्षमता होती है वो खो बैठते हैं, कम सुनने लगते हैं। उच्च शोर के स्तरों से दिमागी बीमारियां भी हो जाती हैं। ज्यादा तेज शोर जो होता है तो उससे दिमागी बीमारी हो जाती है। उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाई बीपी। व्यक्ति अपनी मानसिक संतुलन को भी खो बैठता है, पागल हो जाता है। प्रदूषण को रोकने के बहुत उपाय हैं। दिल्ली में जब से प्रदूषण विरोधी अभियान जैसे सीएनजी गैस के चलने, प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों को दिल्ली से बाहर ले जाने और मेट्रो रेल सेवा की शुरू हो जाने के बाद प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। 8 वर्षों से भी ज्यादा पुराने वाहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई है। दुपहिया वाहनों यानी 2 पहिए वाले वाहनों, तिपहिया वाहनों, 3 पहिए वाले वाहन और ट्रकों के प्रदूषण स्तरों की नियमित जांच हो रही है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण अभियान समय समय पर चलाया जा रहा है। ये प्रयास सराहनीय है। विद्युत चालित वाहनों और सूर्य की ऊर्जा पर अधिक निर्भर होता है। यह प्रवृत्ति विश्व भर के लोगों द्वारा अपनाई जानी चाहिए। सरकारें, संयुक्त राष्ट्र संघ और गैर सरकारी संस्थानें इस विषय में काफी कार्य भी कर रहे हैं। नहीं तो हमारा उपग्रह मानव जाति, वनस्पतियों और जीवों के संबल यानी सहारा नहीं दे पाएगा। अब है निबंध नंबर 5, भारत में लोकतंत्र का भविष्य। लोकतंत्र सरकार का ही एक प्रकार है। विभिन्न विचारों ने इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन लोकतंत्र को जनता द्वारा जनता के लिए सरकार कहते थे। महात्मा गांधी के अनुसार सरकार का वह रूप लोकतंत्र है जिसमें सबसे कमजोर व्यक्ति को भी वे ही अवसर प्राप्त हो जो सबसे शक्तिशाली को प्राप्त है, यानी उसमें समानता का भाव है। भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से 14 आम चुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित किए जाते हैं। ये लोकतंत्र में हमारी जनता की आस्था प्रकट करती है। भारतीय लोकतंत्र आज के अनेक बुराइयों से घिरा हुआ है। जब तक उसका समूल नाश नहीं होगा, यानी जड़ से उसका नाश नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी जारी रहने की संभावनाएं है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है। उन्हें लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली की समझ ही नहीं है। वे अपने मताधिकार के मूल्य के प्रति भी सजग नहीं है, यानी जागरूक नहीं है। सस्ते प्रचार से ये अशिक्षित मतदाता जल्दी ही धोखा खा जाते हैं। खोखले नारे और आकर्षक फायदे इन्हें भ्रमित कर देते हैं। धूर्त राजनेता लंबी चौड़ी बातें करके इन्हें गुमराह कर देते हैं। ये नेता मतदाता की अशिक्षा का लाभ अपने स्वार्थों के लिए उठाते हैं। हमारे लोकतंत्र की बहुत सी दुर्बलताओं में से यह एक है कि लोग अभी भी जातिवाद, संप्रदायवाद और क्षेत्रीयवाद से ऊपर नहीं उठ सके। चुनाव प्रचार के दिनों में अशिक्षित जनता के वोट लेने के लिए जातीय समीकरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी तरह अनेक निर्वाचन क्षेत्रों के
प्रत्याशियों के चयन और मनोनयन में सांप्रदायिक भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। नेता ही नासमझ लोगों में सांप्रदायिक भावनाओं को उभारते हैं। भारतीय लोकतंत्र की तीसरी कमजोरी चुनाव में धन का प्रभाव है। इसीलिए हमारे देश में चुनाव बहुत महंगे हैं। सभी राजनीतिक दलों पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। हाल के समय में हमें पूर्व और पश्चिम तथा अपने पड़ोस के लोकतंत्र का पतन देखने को मिलता है। इन घटनाओं से चिंता होने लगी थी और लोग सोचने लगे थे कि भारत भी उसी रास्ते पर जा रहा है। भारत में सरकार का ऐसा स्वरूप हो जिसमें राज्य अध्यक्ष एक प्रकार से अधिनायक का रोल प्ले करे। विगत चुनावों की रोशनी में हम यह कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य संतोषजनक रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक सरकार भ्रष्ट हो गई है। अभी सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। निबंध नंबर 6, समय का सदुपयोग। समय सफलता की कुंजी है। समय का चक्र अपनी गति से ही चलता रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, वो निरंतर चलता रहता है। या यूं कहे कि वह भाग रहा है, समय दौड़ रहा है। चला गया जो समय लौट कर कभी नहीं आता, सदा समय को खोने वाला हाथ मलमल पछताता। समय निकल जाने के बाद अधिकतर लोग पछताते हुए नजर आते हैं। समय का जो धन है वह कैसा धन है? अनमोल धन है, जिसका कोई मोल ना हो। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम एक एक क्षण की कीमत को समझेंगे। समय धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। खोया हुआ धन तो पुनः भी कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ समय कभी भी लौटकर नहीं आता है। समय के एक पल की अवहेलना भी भाग्य को बदल सकती है। जो लोग समय की महत्ता नहीं समझते हैं, वे अपना समय देर से उठने, बिस्तर पर पड़े रहने, गप्पे मारने, ताश और शतरंज आदि में ही बिता देते हैं। मनोरंजन के नाम पर भी समय को नष्ट करना नहीं चाहिए। संसार में भी कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो बीते हुए समय को वापस ला सके। समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास जी ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। यानी समय के अनुसार काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। जो समय वर्तमान है उसी में उस कार्य को निपटाने की सोचनी चाहिए। आज का काम कल पर छोड़ने वाला बहुत बड़ा आलसी होता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आलसी व्यक्ति समय को नष्ट करता है और समय आलसी व्यक्ति को ही मिटा देता है। समय रहते समय के महत्व को समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति समय की कीमत को जान गया, समझो उसने सफलता की सभी सीढ़ियां पार कर ली। वह उस ऊंचाई की ओर बढ़ता है जो वास्तव में उसको मिलनी चाहिए। विद्यार्थियों को तो समय का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि इस आयु में अपनाई गई आदतें जिंदगी भर मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। उन्हें अपने उद्देश्यों को पाने और भविष्य को संवारने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। यह तभी संभव होगा जब वे समय तालिका बनाकर उस पर पूरी तरह से अमल करें। विद्यार्थी में तो उन्हें समय तालिका के हिसाब से ही चलना पड़ता है। विद्यालय में तो बच्चे क्या समय सारणी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन घर पर भी उन्हें कार्य के लिए समय को बांट लेना चाहिए। यदि समय का उचित प्रयोग न किया जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी उसे वापस नहीं लाया जा सकता। महान व्यक्तियों के महान बनने का रहस्य वास्तव में समय का सदुपयोग करना ही है। वो महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया।
हमारे महान नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू सदा ही अपने कामों को टाइम पर, समय पर करते थे। समय पर नियमित रूप से काम करने वाले सभी कार्य सफलता से पूरे हो जाते हैं। असंभव और कठिन लगने वाले कार्य भी सरलतम ढंग से पूर्ण हो सकते हैं। जीवन की सार्थकता तो इसी में है कि इससे एक एक क्षण को उपयोगी कार्य में लगाया जाए। वास्तविकता तो यह है कि समय का सदुपयोग ही सफलता का द्वार खोलता है। समय ईश का दिया हुआ अनुपम धन है। यही समय ही अहो तुम्हारा शुभ जीवन है। अतः समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि वक्त और सागर की लहरें किसी की भी प्रतीक्षा इंतजार नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा उपयोग करें, सदुपयोग करें। तो इस तरह से हमने निबंध के 6 उदाहरणों को यहाँ पर देखा। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।